Hello students. So today's topic is about the physical properties of aldehyde ketones and carboxylic acid. So physical properties, in that physical properties, nature of intermolecular forces. This is the first physical property. Okay, we will see physical properties. Okay, so first physical property is nature of intermolecular forces. Nature of intermolecular forces. So we know that aldehyde, ketone, they both contains carbonyl carbon. So in that carbonyl carbon there is a polar covalent bond between carbon and oxygen. The bond between carbon and oxygen is of polar nature and covalent type. Polar covalent bond. Okay. So due to polar covalent bond, there is a dipole-dipole forces of attraction. There is a dipole-dipole forces of attraction between carbon and oxygen. Okay. Why there is a dipole and what is the concept of dipole? Di means two, pole means pole. You know that pole. Okay. So di means two and pole means pole. So there are two poles. One pole is positive, that is delta positive, and one pole is negative. Means carbon is having the nature, that is it contains positive charge and oxygen contains negative charge, or in the sense ability to donate attract the electrons, and carbon having ability to donate the electrons. That's why they acquire such a charges. मीन्स ऑक्सीजन की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो निगेटिव चार्ज ज़्यादा एक्वायर करेगा, और कार्बन की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की या डोनेट करने की, तो वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देके एक्वायर करेगा. तो इस तरह से ये जो चार्जेस है ये उनके ऊपर आते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस उनके ऊपर आते हैं, और ये दो पोल तैयार होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल तैयार होता है. तो इस वजह से इसको डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा निगेटिव ऐसे वो दिया गया है. ओके, सो देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज टू पोल्स and there is a dipole forces of attraction. Okay, so the molecules orient in such way as to have oppositely polarized atoms facing each other. तो यहाँ पे जो एटम है वो एक दूसरे के अपोजिट है. ओके, अपोजिट पोलराइज एटम, ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव पोल है, ये एक पोल है. ओके, और ये दूसरा पोल है. इस वजह से इसको डाइपोल बोलते हैं. डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन उसको बोलते हैं. तो इस वजह से ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है इसकी वजह से अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड इन सच वे दैट as to have the oppositely polarized atom facing each other. oppositely polarized atom जो है वो एक दूसरे को फेस करते हैं. तो ये हो गया जो कार्बोनिल कार्बन का जो ग्रुप है उसके बारे में हम देख रहे थे कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कैसे होता है. ओके, तो मतलब ये जो बुक में डायग्राम दी है वो देखेंगे हम. ये देखो, यहाँ पे देखो, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, दूसरे इसमें ये पॉजिटिव ये निगेटिव. तो ये एक डाइपोल है और एक दूसरा डाइपोल है. ये एक डाइपोल है और एक दूसरा डाइपोल है.
तो ऐसे दो डाइपोल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी को ही बोलते हैं हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो ऐसे डाइपोल के बीच में होता है। मतलब ये एक डाइपोल है और दूसरा ये जो है वो दूसरा डाइपोल है। देखो ये एक डाइपोल है और ये दूसरा डाइपोल है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इन दोनों के बीच में होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये इसका निगेटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका निगेटिव है। इस वजह से इस दो डाइपोल में, ये एक डाइपोल है और एक दूसरा डाइपोल है, तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो होते हैं एक दूसरे को खींचते हैं वो एक दूसरे के तरफ। तो ये ऊपर वाला पोल निगेटिव पोल को अट्रैक्ट करता है और नीचे वाला पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के निगेटिव पोल को अट्रैक्ट करता है। इस तरह से ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। ओके, सो कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में क्या बोला जा सकता है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप में होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिल, देखो इस तरह से होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, तो ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, यहाँ पे अल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ओके, तो इसमें OH बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ओके, इसमें जो OH बॉन्ड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। ओके, तो ये जो बॉन्ड है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड have the stronger intermolecular forces of attraction, और उसी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें ज़्यादा होता है। ओके, तो देखो दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए, अल्डिहाइड एंड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप है या कार्बोनिल बॉन्ड है, तो इस वजह से ये दो पोल तैयार होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, और उन दोनों पोल में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने के वजह से या अपोजिटली पोलराइज होने के वजह से उसका मॉलिक्यूल का इस तरह से ओरिएंटेशन होता है कि वो अपोजिटली फेस करते हैं एक दूसरे को। ओके, डेल्टा निगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल का डेल्टा निगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल का डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे उसका ओरिएंटेशन या उसके अरेंजमेंट होती है। इस वजह से उनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नेचर जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन में इस तरह से होता है। पर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है तो उसमें OH बॉन्ड होता है, और ये जो OH बॉन्ड है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। और इस वजह से ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इन कार्बोक्सिलिक एसिड में वो स्ट्रांग रहता है। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल मूवमेंट के वजह से रहने रहने के वजह से इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम स्ट्रांग है। पर इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है या स्ट्रांगेस्ट उसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है 2 नंबर की वो है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन।
ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्डिहाइड एंड कीटोन का, तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे इम्पोर्टेंट है। तो फॉर्माल्डिहाइड इज अ गैस। देखो इसमें फॉर्माल्डिहाइड जो है, मतलब H डैश C डबल बॉन्ड O H, दिस इज फॉर्माल्डिहाइड। तो ये गैस होता है रूम टेम्परेचर को। ओके, फॉर्माल्डिहाइड गैस होता है रूम टेम्परेचर को, और इसकी जो ओडर होती है वो इरिटेटिंग ओडर होती है। मतलब छींक आ सकती है इससे, इरिटेटिंग ओडर। ओके। एसिटाल्डिहाइड जो है, अभी देखो एक एक की प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हमने फॉर्माल्डिहाइड की देखी। ओके, उसके बाद देखेंगे एसिटाल्डिहाइड। एसिटा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो एक्सट्रीमली वोलाटाइल होता है। मतलब वो उसका जो फेज चेंज हो जाता है, वेपर्स बनते हैं। एक्सट्रीमली वोलाटाइल एसिडिक एसिड मतलब विनेगार। ओके। कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ओके। और तीसरी बात जो है, हायर अल्डिहाइड्स हैव प्लीजेंट ओडर। तो हायर अल्डिहाइड की जो ओडर होती है वो प्लीजेंट, मतलब हैप्पीनेस उससे मिलता है, अच्छी ओडर होती है हायर अल्डिहाइड्स की। तो ये लोअर अल्डिहाइड्स हमने देखे, फॉर्माल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड, ये लोअर अल्डिहाइड्स है। तो लोअर अल्डिहाइड्स का जो प्रॉपर्टी है वो हमने देखी। तो कीटोन के बारे में देखते हैं। ये अल्डिहाइड के बारे में था। कीटोन में जो एसीटोन है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। ये जो एसीटोन है ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को वो लिक्विड होता है। ओके। और प्लीजेंट ओडर होती है उसकी भी। बट हायर कीटोन जो है वो ब्लैंड ओडर के होते हैं। ओके, इसकी ओडर भी प्लीजेंट होती है। एंड जो हायर हायर कीटोन्स होते हैं उनकी ओडर ब्लैंड, मतलब अलग तरह की ओडर उनकी होती है। तो आप डिक्शनरी से मीनिंग ढूंढ सकते हो कि व्हाट इज मीन बाय, एग्जैक्टली मीन बाय ब्लैंड। ओके। सो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इन होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिस्टेड। तो टेबल में दिया है 12.4 टेबल में दिया है कि किस तरह से ये जो है, देखो ये दिया है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल। तो ये जैसे हायर अल्डिहाइड्स बढ़ते हैं, मतलब हायर अल्डिहाइड्स जब बनते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। कीटोन्स में देखो, कीटोन्स में भी सेम ही कंडीशन है। तो ये सिंपल है कि जितने कार्बन ऐड होंगे या जितना चेन बढ़ेगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनका इंक्रीज होते जाता है। तो लगभग जो लोअर लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। ओके। तो इस तरह से हम ने देखा कि अलग अलग जो डिफरेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। So the next property is solubility of aldehyde and ketones. Okay, solubility of aldehyde and ketones. So we will see the next property, that is solubility.
so oxygen atom of carbonyl carbon. So this carbonyl carbon and the oxygen, that oxygen involves in hydrogen bonding. Okay, the oxygen of carbonyl carbon involves in the hydrogen bonding with water. तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि वाटर में क्या रहता है, H2O, HOH, तो ये बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, ये जो है ये बॉन्ड फॉर्म करता है हाइड्रोजन से। ओके, हाइड्रोजन से ये बॉन्ड फॉर्म करता है। तो उससे क्या होगा फिर, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लोअर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वाटर सोल्यूबल। तो इस वजह से ये जो मैंने अभी बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ओके, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। हाइड्रोजन वाटर में जो हाइड्रोजन होता है वो, तो इस वजह से वो वाटर में डिजॉल्व होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन वाटर सोल्यूबल रहते हैं। लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं या वाटर सोल्यूबल रहते हैं। ओके, क्यों रहते हैं वाटर सोल्यूबल, तो उसका रीज़न मैंने बताया। ओके, तो एग्जाम्पल अगर लोअर अल्डिहाइड का दिया जाए तो एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन जो है ये लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन है, तो ये वाटर सोल्यूबल है। मॉलिक्यूलर मास जैसे 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 बढ़ता जाएगा प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो मॉलिक्यूल का इंक्रीज होते जाएगा। ओके, और इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी एंड वाटर सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। देखो अभी ये जो मैंने बोला ये लोअर अल्डिहाइड जो है और कीटोन जो है इसके बारे में मैंने बोला। हायर के बारे में क्या है मैकेनिज्म अल्डिहाइड और कीटोन का, तो हायर अल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या होता है कि उसमें मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाता है। मॉलिक्यूलर मास उसका इंक्रीज हुआ तो प्रोपोर्शन जो है हाइड्रोकार्बन का, मतलब जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल में हाइड्रोकार्बन का जो प्रोपोर्शन है ओके वो इंक्रीज होगा। समझा, इस साइन को तो पता है आपको, ये साइन किसका है, तो ये साइन प्रोपोर्शन का होता है। ओके, तो हाइड्रोजन एंड कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन का जो प्रोपोर्शन होता है वो इंक्रीज होता है। समझा आपको, मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ेगा। ओके, हाइड्रोकार्बन जो है वो बढ़ेगा और इस वजह से वो एंगेज हो जाएगा। मतलब कि ये जो कार्बन है अभी वो सिर्फ दो, एक और दो से कनेक्टेड है। ये जो कार्बन है वो एक या दो से कनेक्ट है लोअर अल्डिहाइड या कीटोन में, पर हायर अल्डिहाइड और कीटोन में समझो ये अल्डिहाइड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ओके यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, तो ओके ये प्रोपेन ये प्रोपेन। ओके, तो ये जो है ये कीटोन है, दोनों अल्किल ग्रुप है, तो यहाँ पे डाइप्रोपेन कीटोन, डाइमिथिल कीटोन जैसे होता है वैसे ही डाइप्रोपेन कीटोन। ओके, तो इस तरह से ये उसका नाम आएगा, पर
यहाँ पे क्या है कि ये जो हाइड्रोजन और कार्बन जो है उसका रेशो बढ़ रहा है, प्रपोर्शन बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या होगा कंडीशन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक अल्किल ग्रुप या दो अल्किल ग्रुप, वो भी मिथिल मिथिल वाले, फॉर्मेल्डिहाइड में या एसिटाल्डिहाइड में तो एक ही अल्किल ग्रुप होता है और एसीटोन में दो अल्किल ग्रुप होते हैं। तो लिमिटेड अल्किल ग्रुप होने के वजह से कार्बन हाइड्रोजन का रेशो कम रहेगा, पर हायर अल्डिहाइड या कीटोन में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उससे हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशो है वो बढ़ेगा। और अगर रेशो बढ़ गया तो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो सभी एंगेज हो जाएंगे, हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो सभी एंगेज हो जाएंगे। ओके, और ये जो है वो एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा पर ज़्यादा नहीं करेगा। ओके, इस वजह से जो सोल्यूबिलिटी है वाटर की डिक्रीज हो जाती है। ओके, वाटर सोल्यूबिलिटी जो होती है उनकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। किस वजह से, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशियो है या प्रपोर्शन है वो इंक्रीज होता है, जो कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के वजह से। ओके, यहाँ पे वाटर सोल्यूबिलिटी जो है वो अच्छी है या बढ़ती है या होती है ज़्यादा, पर यहाँ पे वाटर सोल्यूबिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है, तो उसका रीज़न मैंने बताया आपको। ओके, तो इस तरह से हमने ये दो प्रॉपर्टीज़, एक्चुअली तीन प्रॉपर्टीज़ देखे फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी देखी हमने कि नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरी प्रॉपर्टी देखी हमने बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी, और तीसरी प्रॉपर्टी देखी हमने सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अभी हम फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी का जो पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम अभी देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में फिजिकल स्टेट या बॉइलिंग पॉइंट या सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, तो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लोअर वाले और एलिफेटिक नेचर के, एलिफेटिक मतलब चेन वाले कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं अप टू 9, अप टू 9 9 कार्बन एटम, तो ये जो है ये कलरलेस लिक्विड है, इरिटेटिंग ओडर है। अप टू 9 कार्बन वाले ये कलरलेस है, कलरलेस लिक्विड्स है ये। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, एंड इसकी जो ओडर है वो इरिटेटिंग ओडर होती है इनकी। ओके, हायर जो होते हैं वो भी कलरलेस ही होते हैं, लोअर भी कलरलेस ही होते हैं, सिर्फ ओडर में फर्क है। हायर के बारे में अगर बोला जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो भी कलरलेस होते हैं, पर वो ओडरलेस वैक्स होते हैं, कलरलेस सॉलिड होते हैं वो। ओके, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, ये कलरलेस सॉलिड होते हैं, ये फर्क है इनमें। दोनों ही कलरलेस होते हैं, पर हालांकि उनकी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो थोड़ी अलग होती है। ये लिक्विड होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। इनकी जो ओडर होती है वो ओडरलेस होते हैं, उनको ओडर नहीं होती, ये ओडरलेस होते हैं। ओके, वैक्स लाइक होते हैं, ओडरलेस वैक्स लाइक सॉलिड। ओके, वैक्स पता है आपको, है ना। तो लो वोलेटिलिटी होती है इनकी, और एक पॉइंट क्या है, लो वोलेटिलिटी, मतलब ये कम वोलेटाइल होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के वो टेबल में दिए हैं, तो वो हम देखेंगे टेबल में कैसे दिए हैं वो। ये देखो, ये दिए हैं टेबल में, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो ये सभी जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनका फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली ये तो आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से
बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। ओके, जैसे हमने अल्डिहाइड कीटोन के बारे में देखा उस तरीके से ही ये हमने यहाँ पे भी वही ऑब्जर्वेशन हमारा है। ओके, तो इस तरह से ये होता है। Carboxylic acids have higher boiling points than those of alkanes, ethers, alcohols, aldehydes and ketones of comparable mass. अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे जो केमिकल कंपाउंड्स है जैसे कि अल्केन, ओके, देन ईथर है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड कीटोन है, तो ऐसे जो एलिमेंट्स है अगर मास हम कंपेयर किया जाए तो मास सेम रहेगा, पर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तो उसका जो मास होता है वो मास जो है वो हायर होता है, सॉरी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है, बॉइलिंग पॉइंट हायर देन दीज कंपाउंड्स। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्केन अल्कीन या कार्बो जो अल्डिहाइड है, कीटोन है, ईथर है, अल्कोहल, तो इनका मास और कार्बोक्सिलिक एसिड का मास अगर सेम भी लिया जाए तो भी बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का ही हायर रहेगा। क्यों रहेगा? देखो, इसका रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन अल्केन, अल्डिहाइड, अल्कोहल या अदर ईथर एलिमेंट से अगर की जाए, केमिकल कंपाउंड से की जाए, तो सेम मास के अगर कंपाउंड रहे फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो उसके रीज़न क्या है या क्या रीज़न है? तो रीज़न है कि इन लिक्विड फेज कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स डाइमर इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो लिक्विड स्टेट में वो डाइमर फॉर्म करता है, ये रीज़न है। लिक्विड स्टेट में, इन लिक्विड स्टेट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डाइमर फॉर्म करता है। ओके, तो वो कैसे डाइमर फॉर्म करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म करता है, उसमें जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं। टू मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो वो कैसे, वो हम देखते हैं। देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। ओके, देखो, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, सॉरी ये भी है उसमें, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग में मैंने बोला कि लिक्विड फेज में ये जो है ये लिक्विड फेज में हो रहा है। ओके, लिक्विड फेज में हो रहा है मतलब लिक्विड है। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, दो मॉलिक्यूल्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के, सेम मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये जो है ये इथेनोइक एसिड है और ये भी इथेनोइक एसिड ही है। दो कार्बन मतलब इथेनोइक एसिड होता है, या एसिटिक एसिड उसको बोल सकते हैं हम। तो ये एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये एसिटिक एसिड है। ये एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का और ये दूसरा मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का। तो ये डाइमर फॉर्म करते हैं विद द टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, देखो, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है डॉटेड लाइन से जो दिखाया है, और एक दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो इनके वजह से क्या होगा? फिर एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। दिस डबल्स द साइज ऑफ मॉलिक्यूल resulting in increase in intermolecular van der Waals forces, which in turn results in higher boiling point. ओके, रीज़न एकदम क्लियर है।
मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला, स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ आपको कि मैंने ये कहा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरे जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है उनसे अगर सेम मास में कंपैरिजन किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का समझो मॉलिक्यूलर मास समथिंग के 5 है और अल्कोहल का भी 5 मॉलिक्यूलर मास नंबर है समझो। तो दोनों का मास भी सेम रहे पर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिफरेंट रहता है, उसका एक रीज़न है कि लिक्विड फेज में ये डाइमर फॉर्म करता है। तो डाइमर फॉर्म कैसे करेगा, ये एक और ये एक ऐसे दो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो। तो एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म करता है और दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो भी ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म करता है। और इस तरह से ये डाइमर फॉर्म करने के वजह से उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता है, इंक्रीज द इंटरमोलिकुलर वैंडरवाल फोर्सेस। समझा आपको, डाइमर फॉर्म करने के वजह से उनका जो इंटरमोलिकुलर वैंडरवाल फोर्सेस जो है वो बढ़ता है। और ये तो फोर्सेस अगर ज़्यादा बढ़ गए तो वो फोर्सेस अगर ज़्यादा बढ़ गए तो बॉन्ड टाइट हो जाएंगे या बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर फोर्सेस इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे और बॉन्ड स्ट्रांग हुए तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। ओके, समझो इस बात को। अगर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हो गए या इंक्रीज हो गए तो बॉन्ड स्ट्रांग होंगे और ये जो बॉन्ड है उनको अगर ब्रेक करना है तो उसको भी एनर्जी जो लगने वाली है वो ज़्यादा लगने वाली है। इस वजह से ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है मतलब ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट या हाई बॉइलिंग पॉइंट उसको लगेगा। तो एसिटिक एसिड जो है वो डाइमर फॉर्म करता है गैस फेज में भी, इन केस ऑफ गैस, और इन केस ऑफ एसिटिक एसिड डाइमर एग्जिस्ट इवन इन अ गैस फेज, गैस फेज में भी वो डाइमर फॉर्म करता है। समझा आपको रीजन? ओके, मैं पहले से आपको बताता हूँ रीजन। देखो कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन की जाए अदर कंपाउंड से, जैसे कि अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, बहुत सारे कंपाउंड है केमिकल कंपाउंड, तो उनका जो मास है वो सेम अगर लेते हैं, आपको ये तो पता होगा कि सेम मास वालों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए क्योंकि मास तो सेम ही है ना, पर बॉन्डिंग में फ़र्क है। मास अगर सेम भी हुआ तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क क्यों आएगा, क्योंकि उनके जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग का नेचर है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है मास सेम रहे तो भी। इस वजह से वो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस आएगा। तो बात यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीजन होता है कार्बोक्सिल कार्बन में, या एक एसिडिक हाइड्रोजन जो है एक मॉलिक्यूल का वो बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे ऑक्सीजन से और दूसरे साइड में वैसे ही होता है। तो इस तरह से दो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है और डाइमर फॉर्म करता है या डाइमर फॉर्म फॉर्म होता है। तो ऐसे जो डाइमर है उस डाइमर से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है, या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब वैंडरवाल फोर्सेस जो है इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, उससे बॉन्ड को ताकत मिलेगी या बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। और बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो गया तो उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इस वजह से अगर ज़्यादा एनर्जी तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ओके, ऐसा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर विथ अदर
similar mass, other similar mass of chemical compounds। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका रीज़न मैंने बताया, उस तरीके से आपको इंग्लिश लैंग्वेज में वो रीज़न बताना है। ओके, तो देखते हैं हम लोअर एलिफेटिक। अभी ये हायर के बारे में था, मैंने जो बोला अभी। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, या कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म करते हैं। लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन आर मिसिबल विथ वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी जो बोला मैंने, तो अप टू 4 कार्बन ये वाटर में डिजॉल्व होता है। वाटर मिसिबल है या वाटर में वो डिजॉल्व हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो क्यों होते हैं वाटर में डिजॉल्व, तो उसका रीजन भी मैंने बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनमें, और इस वजह से वो वाटर में सोल्यूबल है या वाटर सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं हम। द सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है ये डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज होती है अगर मॉलिक्यूलर मास अगर हम बढ़ाए तो। ओके, तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पर्टिकुलरली इनसोल्यूबल। तो लोअर वाले जो है उनके बारे में मैंने अभी बताया कि डाइमर वगैरह फॉर्म करते हैं और इंटरमोलिकुलर वैंडरवाल फोर्सेस जो है वो बढ़ जाते हैं, इस वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। पर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो वो इनसोल्यूबल होते हैं, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में। प्रैक्टिकली दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ओके, क्यों होते हैं इनसोल्यूबल, वाई, व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ये है कि इंक्रीज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट विथ वाटर। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बढ़ती है उसमें। इंक्रीज हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब घबराना। ओके, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब फियर या डरना, मतलब वाटर रिपेलेंट हो जाते हैं वो। ओके, वाटर रिपेलेंट या उसको बोलते हैं हम एग्जैक्ट उसका है वाटर हेटिंग। ओके, फियर या हेटिंग दोनों मीनिंग से कोई भी एक मीनिंग आप ले सकते हो। तो इनसोल्यूबल वाटर में क्यों रहते हैं? हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है और मॉलिक्यूलर मास में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड इनसोल्यूबल इन वाटर बिकॉज मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशो है या प्रोपोर्शन है वो भी इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन और कार्बन का जो रेशो है या प्रोपोर्शन है वो भी बढ़ जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का अगर प्रोपोर्शन बढ़ गया तो इंटरेक्शन जो है हाइड्रोकार्बन की वाटर से, ये जो हाइड्रोकार्बन है इसकी इंटरेक्शन वाटर से इस तरह की हो जाती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की हो जाती है। मतलब सिमिलर चार्जेस होते हैं ना, वाटर में जो हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो सेम ही उसके चार्जेस होते हैं, H प्लस H प्लस H प्लस। तो प्लस प्लस तो रिपेल ही करेंगे ना, सिमिलर चार्जेस तो रिपेल ही करते हैं। तो इस तरह से रिपेलेंट या फियर या बोल सकते हैं उसको हेट, वाटर हेटिंग, है ना, उस तरह की कंडीशन तैयार होती है। देखो आप अच्छे से ध्यान में लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 मैंने रीजन बताए
तो पहला मैंने रीजन बताया, क्या रीजन बताया मैंने, कि जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अगर हम दूसरे के मास से, दूसरे केमिकल कंपाउंड के मास से अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बॉन्ड का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मॉलिक्यूलर मास उसका बढ़ाया जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है, क्योंकि डाइमर फॉर्म करता है वो, है ना। लोअर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमर फॉर्म करता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, और इस वजह से इंटरमॉलिक्यूलर वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल की जो ताकत है या बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, और ज़्यादा एनर्जी तो लगने वाली है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा। पर अगर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमने सोचा जाए तो सोल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होती है, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट था, ये सोल्युबिलिटी वाला पॉइंट है। इसमें क्या है कि सोल्युबिलिटी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो डिक्रीज होती है वाटर में। ओके, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। मतलब लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड की सोल्युबिलिटी अच्छी रहती है या वो सोल्यूबल रहते हैं अप टू 4 कार्बन। पर ये जो पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट स्टार्ट किया था हमने, बुक में ऐसे पॉइंट वाइज नहीं दिया है, ये सोल्युबिलिटी का पॉइंट है। पहले हमने बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट देखा, और ये दूसरा पॉइंट जो है वो सोल्युबिलिटी वाला पॉइंट है। तो इसमें अप टू 4 कार्बन वाटर में डिजोल्व होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, पर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में कार्बोक्सिलिक एसिड की वो डिक्रीज होने लगती है। तो क्यों डिक्रीज होती है? तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल क्यों होते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से हाइड्रोकार्बन का जो रेशियो है या प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज होता है, और हाइड्रोकार्बन का जो रेशियो इंक्रीज होने के वजह से उसका नेचर हाइड्रोफोबिक जैसे होता है, मतलब वाटर फियर, मतलब वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, वाटर को दूर दूर या अवे अवे करता है, दूर ले जाता है। इन द सेंस वो सेम सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस तरह से। ओके, और उसके बाद जो है वो मतलब एरोमेटिक एसिड्स लाइक बेंजोइक एसिड आर also practically insoluble in water at room temperature। तो बेंजोइक एसिड जो है, जैसे कि ये एलिफेटिक के बारे में मैंने अभी बताया आपको, पर एरोमेटिक जो एसिड होते हैं एल्डिहाइड के, जैसे कि बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग को CHO ग्रुप जब अटैच होता है तो बेंजोइक एसिड तैयार होता है, तो वो भी प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर में रूम टेम्परेचर पे। मतलब ऐसे दिया है कि रूम टेम्परेचर पे इनसोल्यूबल है, तो ज़्यादा टेम्परेचर देने से वो सोल्यूबल हो सकता है, इसका एक मीनिंग ऐसे भी निकलता है। एमसीक्यूज जब आप सॉल्व करते हो तो आप जो क्वेश्चन हो बहुत ही ध्यान से आपने पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो आपके बुक में जो सेंटेंस दिया है वो ऐसे है, मैं पढ़ता हूँ। एरोमेटिक एसिड्स लाइक बेंजोइक एसिड आर आल्सो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर को बेंजोइक एसिड जो है वो इनसोल्यूबल होते हैं। पर अगर उसका उल्टा मीनिंग अगर लिया जाए तो रूम टेम्परेचर के बाहर या उससे ज़्यादा, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर दिया जाए तो वो सोल्यूबल हो सकता है, ऐसे उसका एक अपोजिट मीनिंग भी निकलता है। तो वाटर इन सोल्यूबल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सोल्यूबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, अल्कोहल, बेंजीन एंड सो ऑन। तो ये जो मैंने अभी बोला जो इनसोल्यूबल है हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये सोल्यूबल रहते हैं ईथर, अल्कोहल, बेंजीन में, दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये रहते हैं, सोल्यूबल रहते हैं, पर वाटर में वो इनसोल्यूबल रहते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके।